हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कॉमर्स नेशन लर्न विद कॉन्फिडेंस। मैं देवाशीष, बीकॉम एमकॉम पास फ्रॉम बीएचयू एंड नेट क्वालिफाइड, आपके साथ फिर से एक बार आ गए हैं कॉस्ट अकाउंट के पार्ट 2 को लेके, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीकॉम एमकॉम एंट्रेंस के लिए। ठीक है, इसके पहले जो पार्ट 1 आया है कॉस्ट अकाउंटिंग का, उसमें हम लोगों ने बेसिक्स को कवर किया है। वो बेसिक्स बीकॉम फ्रेंड्स के लिए, एमकॉम फ्रेंड्स के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। बीकॉम उसमें बेसिक्स को जितने कवर किए गए हैं वो बेसिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीकॉम एंट्रेंस में, और एमकॉम फ्रेंड्स के लिए तो ऑब्वियसली वो इम्पोर्टेंट है। आप लोग उस पार्ट 1 को ज़रूर से देख लें, क्योंकि बिना उस पार्ट 1 को देखे आपको कॉस्ट अकाउंटिंग का ये पार्ट 2 नहीं समझ में आने वाला है। उसमें हम लोगों ने बेसिक्स को कवर किए, जब आप उसको समझेंगे तभी आप इस पार्ट 2 को समझ पाएंगे। ये पार्ट 2 हमारे एमकॉम फ्रेंड्स के लिए इम्पोर्टेंट है, बीकॉम फ्रेंड्स के लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है। बीकॉम फ्रेंड्स बस पार्ट 1 को देख ले और अपने प्रैक्टिस को करते रहे। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट करते हैं आज कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट 2। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के पार्ट 2 में हम लोग आज पढ़ेंगे परचेस प्रोसीजर, मतलब किसी भी स्टॉक को परचेस करने के लिए क्या प्रोसेस होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। इस प्रोसेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए इस प्रोसेस को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पहला स्टेप क्या है? इंडेंटिंग फॉर मटेरियल। इंडेंटिंग फॉर मटेरियल मीन्स कि आपको रिक्वेजिशन भेजना पड़ेगा कि कौन कौन से मटेरियल आपको चाहिए, वो आपका रिक्वेजिशन बना के आपको भेजना पड़ेगा। मतलब सप्लायर को एक रिकॉर्ड बना के भेजना पड़ेगा कि कौन से मटेरियल का आपको रिक्वायरमेंट है, कौन सा मटेरियल हमारे यहाँ पे शॉर्टेज है, उसका रिक्वायरमेंट है। तो फर्स्ट क्या है? इंडेंटिंग फॉर मटेरियल मीन्स मेक ए रिक्वेजिशन फॉर मटेरियल। सेकंड क्या है? इशूइंग ऑफ टेंडर एंड रिसीविंग कोटेशन। जैसे कंपनीज को आप लोगों ने देखा है कि टेंडर इशू करते हैं, टेंडर इशू करते हुए देखा होगा आप लोगों ने। जैसे न्यूज़पेपर में भी आते हैं कि टेंडर निकालते हैं। ज़्यादातर ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी में देखे जाते हैं, प्राइवेट कंपनीज भी निकालते हैं। ठीक है, कि टेंडर निकालते हैं। टेंडर मतलब जैसे देता है उसमें कि इतने, वो उसमें स्पेसिफाई कर देता है कि कौन से गुड्स का रिक्वायरमेंट है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, तो टेंडर पास किया जाता है। अब टेंडर पास कर, टेंडर का जब आता है वो एडवर्टाइजमेंट पेपर में, तो आने के बाद क्या होता है कि हर लोग अपना अपना एक प्राइस कोटेशन, सारे फर्म अपने अपने प्राइस कोटेशन विथ गुड्स का क्वालिटी क्या रहेगा, प्राइस कोटेशन उनका खुद का क्या है, क्या प्राइस वो चार्ज करेंगे, वो लोग क्या करते हैं, भेजते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को। अब ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है? ऑर्गेनाइजेशन सारे फैक्टर्स को एनालाइज करता है कि कौन हमको किस टाइप का, किस ग्रेड का गुड्स दे रहा है, कौन कितना जल्दी सप्लाई कर देगा सामान का, और कितने किस दाम पे कौन सप्लाई कर रहा है हमको सामान। जो जो सबसे कम दाम में बेटर गुड्स, बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स सप्लाई करेगा, तो उसको ऑर्डर क्या किया जाता है? प्लेस किया जाता है। ठीक है, कि हाँ, आप इस एक स्पेसिफिक फर्म को कहा जाता है कि आपका गुड्स सही है, आप क्या करें, ऑर्डर लीजिए मेरा और सामान का सप्लाई करें। तो थर्ड स्टेप क्या है? प्लेसिंग ऑफ ऑर्डर। फोर्थ स्टेप क्या है? देखिए, इंस्पेक्टिंग ऑफ स्टोर रिसिप्ट। मतलब एक बार सामान का ऑर्डर दे दिया, टेंडर पास हो गया, ऑर्डर दे दिया, सामान आ गया, तो उसको इंस्पेक्ट करना जरूरी है ना कि क्या क्या सामान आया, कैसा सामान आया, क्या जैसा सैंपल में दिखाया गया था, जैसा टेंडर में कहा गया था, तो क्या उसी उसी ग्रेड का सामान आया, उसी क्वालिटी का सामान आया है। ठीक है, सामान कोई टूटा तो नहीं है, या कोई और डिफेक्ट तो नहीं है सामान में। तो पूरे जो भी आपको प्रोडक्ट रिसीव हो रहे, गुड्स रिसीव हो रहे हैं, मटेरियल रिसीव हो रहे हैं, उसका इंस्पेक्शन करते हैं हम लोग। ठीक है, इंस्पेक्शन करने के बाद रिसीविंग द स्टोर एक्सेप्टेड। अब सारे गुड्स को इंस्पेक्शन करने के बाद अगर कोई फॉल्ट है, ठीक है, तो उन सब चीज, उस फॉल्ट को हटाने के बाद कितना गुड्स स्टोर ने लास्ट में एक्सेप्ट किया, उसकी एक रिसीविंग इशू करता है कि कितना गुड्स को मैंने एक्सेप्ट किया। ठीक है, रिसीविंग इशू करने के बाद अब उस रिसीविंग की चेकिंग होती है कि कितना एक्सेप्ट किया गया, कितना रिजेक्ट किया गया, क्या प्राइस है।
वो सारे फैक्टर्स जो कि इम्पोर्टेंट है उस गुड से रिलेटेड। ठीक है, तो उन सब के बारे में, उन सारे फैक्टर्स को क्या किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, चेक किया जाता है, और उसके बाद उस बिल को पास किया जाता है। किसके लिए बिल पास करेंगे? अब सारा काम हो गया तो पेमेंट करने के लिए बिल पास कर देंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है। तो क्या बताया मैंने फ्रेंड्स, प्रोसेस क्या है कि मेकिंग ए रिक्वेजिशन फॉर मटेरियल। पहले आपको क्या क्या सामान का जरूरत है, आप एक रिक्वेजिशन बनाएंगे। ठीक है, कि क्या सामान का हमको जरूरत है, कौन सा सामान कम है। फिर आप टेंडर इशू करते हैं। टेंडर आप किसी भी सोर्स में, किसी भी चैनल से आप इशू कर सकते हैं। न्यूज़पेपर में इशू करें, ऑनलाइन इशू करें। टेंडर इशू करने के बाद कोटेशन रिसीव होता है कि कौन सा फर्म या कौन सा ऑर्गेनाइजेशन आपको किस दाम पे सामान देने के लिए राजी हो रहा है। उसके बाद जो सबसे कम दाम में सामान देगा, अच्छे क्वालिटी का सामान देगा, ठीक है, उनको हम प्लेस कर देंगे ऑर्डर अपना। ऑर्डर प्लेस करने के बाद सामान जैसे ही आता है उसको इंस्पेक्ट करेंगे, क्या सामान आया, कितना सामान आया, किस प्राइस पे आया, डिफेक्ट तो नहीं है। इनको चेक करने के बाद फिर हम अपना एक्सेप्टेंस देते हैं। स्टोर ने कितना सामान एक्सेप्ट किया, उसका एक्सेप्टेंस के लिए उसको एक्सेप्ट करते हैं और उसका एक एक्सेप्टेंस इशू करते हैं हम लोग। अब इशू करने के बाद क्या होता है, फिर उस स्टोर एक्सेप्टेड का एक चेकिंग होता है कि स्टोर ने क्या क्या एक्सेप्ट किया, उसको एक चेक किया जाता है, उसको एनालाइज किया जाता है कि कितना एक्सेप्ट किया स्टोर ने, कितना रिजेक्ट किया। अब सारे काम को करने के बाद क्या किया जाता है, बिल का पेमेंट कर दिया जाता है। देखिए इंडेंट, इंडेंट जो है, इंडेंट मतलब अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा क्या है कि इंडेंटिंग फॉर मटेरियल मीन्स मेकिंग रिक्वेजिशन। तो इंडेंट इशू कौन करता है, मतलब कितना सामान हमको जरूरत है ये बताता कौन है, कौन इसको इशू करता है कि कितने सामान का, कितने प्रोडक्ट का जरूरत है। तो इट इज इशूड बाय स्टोर डिपार्टमेंट टू परचेज डिपार्टमेंट। सामान आके स्टोर कहाँ होता है, स्टोर डिपार्टमेंट में। तो अब सामान में कौन सा सामान कितना कम हो रहा है, ये स्टोर डिपार्टमेंट बताएगा और बोलेगा परचेज डिपार्टमेंट को, ऑर्डर देगा कि ये सामान कम हो गया है, इस सामान के लिए आप क्या करें, परचेज करें इस सामान को। तो इंडेंट इज इशूड बाय स्टोर डिपार्टमेंट टू परचेज डिपार्टमेंट। नॉर्मली 6 कॉपीज ऑफ परचेस ऑर्डर आर मेड। पूछा जाता है कि इंडेंट कितने कॉपीज में इशू किए जाते हैं, तो 6 कॉपी इशू किए जाते हैं इंडेंट के। ओके फ्रेंड्स, याद रखना है कि कितने कॉपी इशू किए जाते हैं, 6 कॉपी। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है इससे। स्टोर कीपिंग, स्टोर कीपिंग मतलब अब नाम से ही क्लियर है कि स्टोर कीपिंग मतलब स्टोर को रखना, स्टॉक को रखना, मेंटेन करना। ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड स्टोर कीपिंग। तो स्टोर को रखना, स्टोर को कीप करना, रखना मतलब इट इज ए सर्विस फंक्शन, ये एक सर्विस फंक्शन है। स्टोर कीपिंग इज द फंक्शन ऑफ रिसीविंग मटेरियल। क्या फंक्शन है, अभी मैंने बताया ना कि स्टॉक को रखना मतलब उसको रिसीव करना, उसको रखना, और जहां पे जरूरत है वहां पे क्या करना, इशू करना, इशू टू दिस वर्कशॉप, वर्कशॉप को इशू करना। जहां पे मैन्युफैक्चर हो रहा है वहां पे मतलब वर्कशॉप को क्या कर देते हैं हम लोग, इशू कर देते हैं जितने सामान का जब जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो याद रखना है इट इज ए सर्विस फंक्शन। कौन इशू करता है किसको, क्या फंक्शन है ये सर्विस स्टोर कीपिंग, रिसीविंग मटेरियल, स्टोरिंग देम, इशूइंग देम। 3 काम होता है इस फंक्शन में। तो इसमें 3 काम होते हैं, तो फंक्शन में 3 काम होते हैं, कौन कौन से, पहले तो रिसीव करना, फिर उसको स्टोर करना, और जिस वर्कशॉप को जैसा जरूरत है गुड्स का उसको क्या कर देना, इशू कर देना। ठीक है फ्रेंड्स, तो तीनों फंक्शंस को याद रखना है, पूछे जाते हैं इसमें से क्वेश्चन। अब ये स्टोर डिपार्टमेंट पढ़ रहे, देखिए स्टोर डिपार्टमेंट के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देखिए स्टोर डिपार्टमेंट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ ए पर्सन नोन एज स्टोर कीपर। तो स्टोर डिपार्टमेंट को कंट्रोल कौन करता है या किसके कंट्रोल में रहता है, ये स्टोर कीपर के कंट्रोल में। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिए, स्टार बना दिया मैंने इसको इसीलिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टोर डिपार्टमेंट किसके अंडर में रहता है, किसके कंट्रोल में रहता है, स्टोर कीपर के कंट्रोल में रहता है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है स्टोर कीपिंग का, अच्छा इतने सारे तो काम किए जाते हैं, इसके अंडर में रहता है, इतने 3 फंक्शन होते हैं इसको, लेकिन ये फंक्शन क्यों परफॉर्म किया जाता है उसको भी तो जानना जरूरी है ना फ्रेंड्स। तो क्यों जरूरी है स्टोर कीपिंग करना, तो मेन ऑब्जेक्टिव देखिए, पढ़ते हैं क्यों जरूरी है। टू प्रोटेक्ट स्टोर अगेंस्ट लॉसेस, मतलब स्टोर को
लॉस से क्या करना, बचाने के लिए स्टोर कीपिंग करना पड़ता है। जहां स्टोर कीपिंग होगा, स्टॉक को रखा जाएगा, स्टोर किया जाएगा, वहां पे क्या है, बहुत ही केयरफुल वे में स्टॉक को रखा जाता है, जिससे स्टॉक का किसी भी तरीके से लॉस ना हो। तो प्रोटेक्ट करते हैं स्टॉक को लॉस से। टू कीप गुड्स रेडी फॉर डिलीवरी, अभी बताया ना, जिस वर्कशॉप को जितना जरूरत होता है, जितना जरूरत होता है उतना हम इशू कर देते हैं। तो इट कीप द गुड्स रेडी फॉर डिलीवरी। टू प्रोवाइड मैक्सिमम सर्विसेज एट मिनिमम कॉस्ट, टू प्रोवाइड मैक्सिमम सर्विसेज एट मिनिमम कॉस्ट, कम दाम पे ज्यादा सर्विस प्रोवाइड करता है, ये कम कॉस्ट पे ज्यादा सर्विस प्रोवाइड करने का भी एक इनका ऑब्जेक्टिव होता है, उद्देश्य होता है। फोर्थ, टू अवॉइड ओवर स्टॉकिंग अंडर स्टॉकिंग। ओवर स्टॉकिंग अंडर स्टॉकिंग, अभी हम लोगों ने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पढ़ा था फ्रेंड्स, इसके पहले याद होगा आप लोगों को। और जिन फ्रेंड्स ने उस फर्स्ट वीडियो को नहीं देखा है फ्रेंड्स, प्लीज आप लोग उस फर्स्ट वीडियो को पहले देखें, वहां से कंसेप्ट को समझे, तब अभी तभी आपको ये सेकंड पार्ट समझ में आएगा। तो अवॉइड ओवर स्टॉकिंग अंडर स्टॉकिंग, बात क्या होता है कि अगर आप ज्यादा स्टॉक मेंटेन कर लेंगे तो मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ हैंडलिंग चार्ज बहुत उसका ज्यादा हो जाएगा। अगर अंडर स्टॉक है तो जब डिमांड आएगा तो हम उसको इशू नहीं कर पाएंगे, शॉर्टेज ऑफ स्टॉक हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोनों के बीच में बैलेंस रखना पड़ता है हमको, ओवर स्टॉकिंग भी ना हो और स्टॉक इतना लेवल का हो कि उसकी अंडर स्टॉकिंग भी ना हो सके। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं बिल ऑफ मटेरियल। बिल ऑफ मटेरियल क्या होता है? इट इज प्रिपेयर्ड बाय प्रोड्यूसिंग प्लानिंग डिपार्टमेंट और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। कौन प्रिपेयर करता है? प्रोड्यूसिंग प्लानिंग डिपार्टमेंट प्रिपेयर करता है, या कह ले इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इसको प्रिपेयर करता है। पूछा जाता है क्वेश्चन कि बिल ऑफ मटेरियल कौन प्रिपेयर करता है, ठीक है। इट इज प्रिपेयर्ड इन 4 कॉपीज। अभी देखिए हम लोगों ने पढ़ा था कि इंडेंट इज प्रिपेयर्ड इन 6 कॉपीज, और कौन कितने कॉपीज में बनता है ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स आप लोगों के लिए। बिल ऑफ मटेरियल इज प्रिपेयर्ड इन 4 कॉपीज। 4 कॉपीज, उसमें से पहला कॉपी स्टोर डिपार्टमेंट के पास रहेगा, पहला कॉपी स्टोर डिपार्टमेंट के पास रहेगा, दूसरा कॉपी परचेज डिपार्टमेंट के पास रहेगा, तीसरा कॉस्टिंग डिपार्टमेंट के पास, और चौथा खुद कौन रखेगा? जो इशू कर रहा है। जो इशू कर रहा है मतलब अभी पढ़ा ना कि बिल ऑफ मटेरियल कौन इशू करता है? प्रोड्यूसिंग प्लानिंग डिपार्टमेंट इशू करता है। तो एक वो अपने पास रखेगा एविडेंस के लिए। बिल ऑफ मटेरियल अब समझ में आया ना क्या होता है बिल ऑफ मटेरियल? नाम से ही क्लियर है ये कि मटेरियल जो आपको चाहिए, रिक्वायरमेंट है, उसका एक क्या बनाना, एक बिल बनाना। तो इसके मीनिंग से तो क्वेश्चन नहीं आएगा, तो वो बता दिया फॉर द शेक ऑफ आवर नॉलेज। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये है कि कौन बनाता है, कितने कॉपीज में बनते हैं, कौन सा कॉपी, एक कॉपी स्टोर डिपार्टमेंट रखता है, दूसरा परचेस, तीसरा कॉस्टिंग, चौथा प्रोड्यूसिंग प्लानिंग डिपार्टमेंट, मतलब खुद जो प्रिपेयर कर रहा है इस बिल ऑफ मटेरियल को। लेबर टर्नओवर, लेबर टर्नओवर फ्रेंड्स इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिए, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेबर टर्नओवर। अच्छा फ्रेंड्स, टर्नओवर मतलब क्या होता है? टर्नओवर मतलब किसी भी चीज का टर्नओवर का अगर बात कर ले, लेबर अभी एक टाइम के लिए छोड़ देते हैं, पहले हम लोग बात करते हैं कि टर्नओवर मतलब क्या होता है। टर्नओवर मतलब क्या होता है? टर्नओवर मतलब कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कोई चीज, किसी चीज में कितना एडिशन हुआ और कितना सब्सट्रैक्शन हुआ, मतलब किसी कोई पर्टिकुलर चीज एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितना आया और कितना गया, उसी को तो हम लोग कहते हैं टर्नओवर, ठीक है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं अकाउंटिंग रेशियो में स्टॉक टर्नओवर रेशियो, तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या बताता है कि एक फाइनेंशियल ईयर में या एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में स्टॉक कितना टर्नओवर हो रहा है, मतलब कितना स्टॉक उस टाइम पीरियड में आ रहा है और कितना स्टॉक जा रहा है, ठीक है। ये तो स्टॉक के पर्सपेक्टिव में बात हो गया। हम लोग यहाँ पे बात करें लेबर टर्नओवर का। लेबर टर्नओवर मतलब कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितने लेबर आपके फैक्ट्री में एंटर किए और कितने लेबर आपके फैक्ट्री से गए। जितना ज्यादा टर्नओवर होगा लेबर का, वो क्या बताता है, उस इंडस्ट्री का पोजीशन रॉन्ग शो करता है, उस इंडस्ट्री को, उस इंडस्ट्री का एक नेगेटिव इम्पैक्ट शो करता है सोसाइटी के लिए, ठीक है। मतलब हमेशा उसमें से लेबर आते जाते रहते हैं, ठीक है।
कोई वहां पे टिक नहीं पाता है, तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट सोसाइटी की तरफ डालता है। एक बार पढ़ देते हैं आप लोगों के लिए डेफिनेशन, समझ में तो आ गया होगा कि लेबर टर्नओवर क्या होता है। तो इट इज ए इंडेक्स डिनोटिंग चेंज इन द लेबर फोर्स फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड पीरियड। वही बताया मैंने कि एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में कितने लेबर आए, ऐड हुए हमारे इंडस्ट्री में, और कितने लेबर हमारे इंडस्ट्री को छोड़ के चले गए। ठीक है, तो इसी का इंडेक्स बताता है, एक इंडेक्स होता है लेबर टर्नओवर रेशियो। इसमें देखिए तीन, अब कितने आए कितने गए कैसे पता लगा है, तो उसके लिए फ्रेंड्स पढ़ना होगा ना कि कौन कौन सा मेथड होता है जिसके मदद से हम लोग पता लगा सकते हैं कि एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में कितने लेबर हमारे इंडस्ट्री में आए कितने गए। तो इसके लिए तीन मेथड्स फ्रेंड पढ़ने पड़ेंगे। एक है सेपरेशन मेथड। सेपरेशन मेथड मीन्स कितने लेबर चले गए, ठीक है ना। सेपरेशन मेथड हमको बताता है कि हाउ मेनी लेबर लीव फ्रॉम आवर इंडस्ट्री ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड पीरियड, कितने गए बस उसके बारे में जानकारी देता है, कितने आए वो नहीं बताएगा, बस कितना गया वो बताएगा। क्या होता है लेबर टर्नओवर रेशियो? नंबर ऑफ सेपरेटेड ड्यूरिंग ईयर डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर मल्टीप्लाइड बाय 100। एवरेज नंबर ऑफ वर्कर क्या होता है अभी बताएंगे फ्रेंड्स, तब तक सेकंड फॉर्मूला देख लेते हैं, सेकंड मेथड देख लेते हैं, रिप्लेसमेंट मेथड। मींस नंबर ऑफ रिप्लेस ड्यूरिंग द ईयर डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर। रिप्लेस मतलब वही आ, कितना आया लेबर और कितना गया लेबर, दोनों के बारे में। रिप्लेस मतलब वही ना होता है, रिप्लेसमेंट मतलब क्या होता है, कितना आया कितना एडिशन हुआ कितना गए, उसी को तो हम लोग कहते हैं ना कि रिप्लेस रिप्लेस हुआ। फिर दोनों के बारे में बात करें, कितना आना जाना दोनों को लेके चल रहा है। पहला सिर्फ सेपरेट कितने हुए कितने चले गए उसके बारे में बात करेगा, दूसरा दोनों को लेके बात कर रहा है, नंबर ऑफ रिप्लेस ड्यूरिंग द ईयर डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर मल्टीप्लाइड बाय 100। फ्लक्स मेथड, ये जो फ्लक्स मेथड है दोनों का मिक्स होता है, दोनों मेथड का मतलब सेपरेशन का भी और रिप्लेस का भी, दोनों का सम होता है, दोनों का मिक्सचर होता है। तो नंबर ऑफ सेपरेशन प्लस नंबर ऑफ रिप्लेस डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर मल्टीप्लाइड बाय 100। ये एवरेज नंबर ऑफ वर्कर अभी बताया ना कि बताते हैं, तो देख लीजिए एवरेज नंबर ऑफ वर्कर क्या होता है। लेबर एट द बिगनिंग ऑफ ए स्पेसिफाइड पीरियड, एक वो स्पेसिफाइड पीरियड जिसमें कि आप लेबर टर्नओवर पता करने के लिए बैठे हैं, तो स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के बिगिनिंग में कितने लेबर थे और उस स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के एंड में कितने लेबर है, डिवाइडेड बाय जब 2 कर देंगे क्या आ जाएगा, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर। अब इतना सारा बात तो हो गया, क्यों ना एक क्वेश्चन कर लिया जाए जिसके मदद से हम लोग समझ जाएंगे कि कैसे इस फॉर्मूले को यूज किया जाता है। देखिए यहाँ पे मैंने दो क्वेश्चन, दो एग्जाम्पल आप लोगों के लिए लिया है, एग्जाम्पल नंबर 1 एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो एग्जाम्पल नंबर 1 को हम लोग बात करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय ऑन 1 जनवरी। हम पता कर रहे हैं मेरा जो स्पेसिफाइड टाइम पीरियड है वो कौन सा है, 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या पता करते हैं, अभी ये नहीं देखा कि क्या पता करना है, सेपरेशन की रिप्लेसमेंट की फ्लक्स मेथड से पता करना है, तो किसी से भी पता करना हो एवरेज तो सब में चाहिए, तो एवरेज लेबर टर्नओवर। एवरेज लेबर टर्नओवर मींस लेबर at beginning plus labor at end डिवाइडेड बाय 12। तो लेबर बिगनिंग मतलब 1 जनवरी का बात कर रहा है 200 और 31 दिसंबर को 240। ठीक है, तो बिगनिंग में 200 प्लस एंड में क्या है 240 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू कितना आएगा फ्रेंड्स 220। 220 कैसे आएगा समझ में आ रहा है ना, बस इसको ऐड कर देंगे हम लोग। 440 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 220। ठीक है, एवरेज लेबर टर्नओवर आ गया। अब क्या क्या दिया हुआ है अब बात करते हैं। देखिए रिजाइन डिस्चार्ज रिप्लेस तीनों दिया हुआ है, तो पहले हम लोग बात करते हैं सेपरेशन का। सेपरेशन मेथड से पता लगाते हैं पहले। सेपरेशन मेथड में क्या बोला है, देखिए रिजाइन हो या डिस्चार्ज हो दोनों दोनों का ही तो मतलब क्या हो जा रहा है
कि बिजनेस बिजनेस को छोड़ के, इंडस्ट्री को छोड़ के चला जा रहा है, तो एक ही बात हुआ। ठीक है ना, तो इन दोनों का मतलब ही क्या हो गया, सेपरेशन। ठीक है, तो रिजाइन और डिस्चार्ज, तो रिजाइन कितने हुए, 20 प्लस डिस्चार्ज कितने हुए, 5 हुए। 5 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय एवरेज 220 मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 100 हो जाएगा। ठीक है, परसेंटेज में बताना है हमको, तो 100 इज इक्वल टू 25 बाई 220 इंटू 100। क्या आ जाएगा फ्रेंड्स इसका आंसर, 250 बाई 22। 10.4 समथिंग आएगा। ठीक है, तो 10.4% आएंगे। अब हम लोग पता लगा लेते हैं सेपरेशन मेथड के बाद, क्या एक रिप्लेसमेंट मेथड से भी पता लगा लेते हैं कितने रिप्लेस हुए। तो रिप्लेसमेंट मेथड, तो क्या था फॉर्मूला, नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिप्लेस ड्यूरिंग द ईयर। तो रिप्लेस देखिए दिया हुआ है, रिप्लेस कितना है, 18। ठीक है, तो रिप्लेस ड्यूरिंग द ईयर 18, एवरेज पता है 220 मल्टीप्लाइड बाई 100। क्या आ जाएगा इसमें, 8:11%। फ्लक्स मेथड, फ्लक्स मेथड क्या कहते हैं, दोनों का समेशन, नंबर ऑफ सेपरेटेड 25 देखा हम लोगों ने, नंबर ऑफ रिप्लेस 18 डिवाइडेड बाय एवरेज 220 मल्टीप्लाइड बाय 100। 43/220 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो सॉल्व कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जो आएगा वही आंसर होगा फ्लक्स मेथड से। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग। मेथड ऑफ रेम्यूनरेशन, मेथड ऑफ रेम्यूनरेशन इज ऑल्सो आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए मेथड ऑफ रेम्यूनरेशन है टाइम रेट सिस्टम, पीस रेट सिस्टम, और थर्ड वन इज क्या होता है हमारा, इंसेंटिव स्कीम। इंसेंटिव स्कीम में प्रीमियम बोनस मेथड है, कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम एंड पीस रेट है, ग्रुपिंग सिस्टम है। ठीक है, ये होते हैं मेथड ऑफ रेम्यूनरेशन। अब बोनस इंसेंटिव स्कीम में, जैसे कि पहला है हमारा क्या, हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, इंसेंटिव स्कीम के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है ना, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है एमकॉम एंट्रेंस के लिए सबसे ज्यादा। अब बाकी आपको अगर नाम पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ रेम्यूनरेशन, तो आप देख रहे हैं एक टाइम रेट सिस्टम होता है, एक पीस रेट सिस्टम होता है। इट इज द मेथड ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ वेज पेमेंट, ब्रॉडली यही दोनों होते हैं। और ये तो इंसेंटिव स्कीम है, मतलब ये तो बोनस स्कीम है। ठीक है, तो चलिए इसको पढ़ते हैं। इसमें पहला पहला क्या है, हेल्थ से प्रीमियम स्कीम, और इसी को कांस्टेंट शेयरिंग स्कीम भी कहते हैं। FA हेल्सेन ने इसको दिया था, इन्वेंटेड इन 1981। ठीक है, इसमें क्या क्या है देखिए, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिससे कि क्वेश्चन बनते हैं। टाइम रेट इज गारंटीड, मतलब मिनिमम आपको पेमेंट, बोनस के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ पे बोनस इंसेंटिव स्कीम है, ये हेल्थ से प्रीमियम स्कीम, मतलब बोनस मिले चाहे ना मिले। टाइम रेट तो फिक्स है, मतलब एक आवरली रेट अगर आपको ₹10 पर आवर अगर दिया जाएगा तो वो तो दिया ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप कम काम करेंगे तो आपको टाइम रेट नहीं दिया जाएगा, तो टाइम रेट इसमें गारंटी है। दूसरा, स्टैंडर्ड टाइम फिक्स होता है। भाई जब स्टैंडर्ड टाइम फिक्स होगा तभी तो हम बता पाएंगे ना कि अगर अच्छा काम करेगा, उस स्टैंडर्ड से अगर ज्यादा काम करेगा, प्रोडक्शन करेगा, गुड्स मैन्युफैक्चर करेगा, तो उसको बोनस दिया जाएगा उस एम्प्लॉय को। अगर नहीं कर पाएगा तो उसको टाइम रेट के हिसाब से ही बस पेमेंट किया जाएगा।
देखिए वर्कर गेट बोनस इफ दे कंप्लीट द वर्क लेस देन स्टैंडर्ड टाइम, मतलब या तो समय से पहले काम पूरा कर दे या तो उसी समय पे ज्यादा प्रोडक्शन कर दे, दोनों का ही तो मतलब हो गया ना कि वो इतना इतना मतलब बहुत अच्छा एफिशिएंट काम कर रहा है और ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है स्टैंडर्ड टाइम में ही। प्रीमियम इज 50% ऑफ द वेजेस ऑफ टाइम सेव्ड। अच्छा प्रीमियम कितना मिलेगा, ये बहुत ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हेल्थ से प्रीमियम स्कीम में जो प्रीमियम है वो कितना परसेंट दिया जाता है, वो 50% दिया जाता है ऑफ द वेजेस ऑफ टाइम सेव, जितना टाइम आप सेव कर रहे हैं उसका 50% दिया जाएगा आपको एज ए बोनस। ये सभी पॉइंट आपको हम न्यूमेरिकल करके भी समझा देते हैं, ठीक है, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। द एम्प्लॉयर विल गेन 50%, मतलब समझ में आया। दो जो बोनस होगा तो बोनस एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में 1:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इन हेल्थ से प्रीमियम स्कीम में, ठीक है। तो चलिए जैसे मैंने अभी बताया कि एक क्वेश्चन लेके समझ लेंगे हम लोग, तो क्वेश्चन लेके समझ लेते हैं। एक देखिए यहाँ पे दिया हुआ है स्टैंडर्ड टाइम 8 घंटे का है, स्टैंडर्ड यूनिट 12 घंटे का है, रेट ऑफ वेजेस ₹2 पर आवर है। एक वर्कर है, क्या कर रहा है वो कि वो 15 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है इसी स्टैंडर्ड टाइम में, मतलब 8 घंटे में 12 यूनिट प्रोड्यूस करने चाहिए थे, ये स्टैंडर्ड बना हुआ है। इससे कम किया तो हमको टाइम वेज मिलेगा, इतना भी किया तो टाइम वेज मतलब जो रेट फिक्स है ₹2 पर आवर, बस उतना ही पेमेंट मिलेगा उस हिसाब से। अब इससे ज्यादा करेंगे तो वही तो क्रॉस किया ना स्टैंडर्ड को, ठीक है, इससे ज्यादा करेंगे तो बोनस मिलेगा, उससे ज्यादा कर भी रहा है कि 15 यूनिट कर दे रहा है। अच्छा फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए कि पर आवर प्रोडक्शन कितना होना चाहिए स्टैंडर्ड के तौर पे अगर बात करें हम लोग, तो 1 घंटे में कितना प्रोडक्शन होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड कितना सेट किया गया, तो 12 डिवाइडेड बाई 8, 12 डिवाइडेड बाई 8 समझ में आ रहा है, मतलब स्टैंडर्ड यूनिट डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड आवर्स, इनको अगर रखेंगे तो पर यूनिट आ जाएगा कि ये एक स्टैंडर्ड पर यूनिट पता चल जाएगा, तो क्या आ जाएगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे 1.5 पर यूनिट पर आवर, मतलब 1 घंटे में 1.5 यूनिट प्रोडक्शन करेगा, तो मतलब ये स्टैंडर्ड बना हुआ है, ठीक है। अब ये अगर स्टैंडर्ड बना हुआ है फ्रेंड्स, तो 1.5 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है 1 घंटे में, ये कितने प्रोड्यूस कर रहे हैं देखिए, ये 15 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो 15 यूनिट अगर प्रोड्यूस कर रहा है तो क्या हो जाएगा देखिए, 15 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है ये, तो 15 यूनिट को प्रोड्यूस करने में कितना टाइम लगेगा, तो टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चर 15 यूनिट्स, तो कैसे आएगा वो, 15 यूनिट्स डिवाइडेड बाई 1 घंटे में 1.5 यूनिट प्रोडक्शन होने चाहिए, 1.5 यूनिट बनने चाहिए, यानी कि 10 आवर्स, मतलब वो क्या कर रहा है कि 10 घंटे का काम, 10 घंटे का काम 8 घंटे में कर दे रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमको क्या पता चला फ्रेंड्स कि, तो फ्रेंड्स टाइम सेव इसमें क्या पता चल गया आपको, 2 आवर्स का। और तो फ्रेंड्स जैसे कि यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखना स्किप हो गया है कि हेल्थ से प्रीमियम स्कीम में फॉर्मूला आप लोग नोट कर लीजिए पहले तो। टाइम सेव तो निकाल दिया, टाइम सेव की मदद से मैंने क्या बताया कि टाइम सेव से ये पता चल गया कि वो स्टैंडर्ड से ज्यादा काम कर रहा है, स्टैंडर्ड आवर में ही ज्यादा काम कर रहा है, तो उस हिसाब से कितना टाइम वो सेव कर रहा है, 2 आवर्स का, ठीक है। तो हेल्थ से प्रीमियम का फॉर्मूला आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। क्या होता है फ्रेंड्स हेल्थ से प्रीमियम का कि टाइम टेकन मल्टीप्लाइड बाय टाइम रेट, कौन सा टाइम रेट, स्टैंडर्ड टाइम रेट का बात हो रहा है, प्लस 50% ऑफ टाइम सेव इनटू टाइम रेट, 50% ऑफ टाइम सेव मल्टीप्लाइड बाय टाइम रेट, ये फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, जो कि स्किप हो गया है, एक छोटा सा फॉर्मूला है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। इसी के हेल्प से अब हम लोग देखते हैं कि हेल्थ से प्रीमियम में कितना आएगा। तो टाइम टेकन, कितना टाइम टेकन है देख पा रहे हैं जैसे कि आप लोग फ्रेंड्स, टाइम टेकन कितना है, टाइम टेकन 8 आवर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम रेट कितना है 2, प्लस 50% ऑफ टाइम सेव
टाइम सेव कितना किया, 2 घंटा बचा है ना, प्लस टाइम रेट 2। टाइम रेट क्या है, 2 रुपये पर आवर है स्टैंडर्ड टाइम। 8 to 16 प्लस 50% ऑफ, क्या हो जाएगा, 4 आएगा इसका, 4 का 50%, 2 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 18। 18 क्या आ गया, प्रीमियम आ गया, बोनस आ गया जो कि एम्प्लॉय को पे करना है अंडर हेल्थ से प्रीमियम स्कीम। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया ये न्यूमेरिकल, एक बेसिक सा न्यूमेरिकल है, आप लोगों को देखना है, इस न्यूमेरिकल को अच्छे से समझना है कैसे फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। ठीक है, वन लाइनर न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं कभी कभी, तो इसीलिए इस न्यूमेरिकल को देखना इंपॉर्टेंट था। अब हम लोग देखते हैं क्या है रोवन स्कीम और वेरिएबल स्कीम। रोवन स्कीम वेरिएबल स्कीम में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये भी एक स्कीम है प्रीमियम का। देखिए टोटल वेजेस बराबर, इसमें टोटल वेजेस इक्वल टू टाइम टेकन डिवाइडेड बाय आवरली रेट प्लस टाइम सेव डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम मल्टीप्लाइड बाय टाइम टेकन and then multiplied by the hourly rate. It is propounded by James Rowan in 1898। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखना है कि किसने प्रोपाउंड किया इसको, जेम्स रोवन ने 1898। चलिए फ्रेंड्स, क्यों ना हम लोग इसी फॉर्मूले को, जो अभी एग्जांपल लिया था, इस फॉर्मूले को वहां भी अप्लाई करके देख ले। टाइम टेकन कितना है यहाँ पे देखिए, रोवन स्कीम भी हम लोग देख लेते हैं। रोवन स्कीम में क्या हो जाएगा, टाइम टेकन कितना है, 8 घंटे, 8 आवर्स, मल्टीप्लाइड बाई आवरली रेट क्या है, मल्टीप्लाइड बाई आवरली रेट 2 पर आवर प्लस टाइम सेव्ड अपॉन स्टैंडर्ड टाइम लिखा हुआ है यहाँ पे, टाइम सेव्ड अपॉन स्टैंडर्ड, तो टाइम कितना सेव किया, टाइम सेव 2 किया, डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड टाइम क्या है हमारा, स्टैंडर्ड टाइम 8 आवर्स है, यानी उसके बाद टाइम टेकन इंटू आवरली रेट। ठीक है, टाइम टेकन इंटू आवरली रेट, तो टाइम कितना लिया फ्रेंड्स, टाइम लिया 6 आवर्स वो लिया, और आवरली रेट क्या है, आवरली रेट 2 है, तो मल्टीप्लाइड बाई 2। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए क्या आ जाएगा यहाँ पे, 8 to 16 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स, 6 to 12, 12 to 24, 24 मल्टीप्लाई कर लिया इसको, 24 डिवाइडेड बाई 8, तो ये 3 आ गया, आंसर कितना आ गया 19। फ्रेंड्स एक चीज आप लोग एनालाइज कर पा रहे कि बोनस इसमें हेल्थ में 18 आया और रोवन में 19 आया, तो अगर क्वेश्चन ऐसे बना दे, पूछ दे आपसे बीएचओ कि कौन से प्रीमियम स्कीम में बोनस ज्यादा आता है या हाई रेट से आता है, तो इट इज अंडर रोवन स्कीम, रोवन प्रीमियम स्कीम में बोनस जो है हाई रेट से आता है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। यहाँ पे आज वीडियो खत्म करते हैं इस दो हेल्थ से और रोवन स्कीम को बताने के बाद। अब इसके आगे का वीडियो हम लोग कॉस्ट अकाउंट का बाद में बताएंगे, जिसमें हम लोग इम्पोर्टेंट और भी टॉपिक्स जो जो है उसको हम लोग कवर करेंगे। जैसे कि देखिए इसमें और भी इम्पोर्टेंट है, हेल्थ से वेयरिंग स्कीम है, कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम पीस, इसको इन सभी टॉपिक को हम लोग आज का बाद में कवर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और लाइक सब्सक्राइब करिए, और कॉमर्स नेशन ऐप को डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से जाके, और प्रीमियम टेस्ट सीरीज को आप लोग जल्द से जल्द देते रहिए, अटेम्प्ट करिए उसको। ठीक है, जिससे आप अपने परफॉर्मेंस को एनालाइज कर पाएंगे और प्रिपरेशन और भी अच्छे से कर पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।